हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिना देरी के सबसे पहले आपको बताएंगे खबर, जहां पाकिस्तान में एक एक कर मारे जा रहे भारत के दुश्मन। अब आया मोदी सरकार का इस चीज पर रिएक्शन, इस खबर पर रिएक्शन। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा मोदी सरकार ने, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का असर, कतर में मौत की सजा पाए भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों से मिले राजनयिक। जी हाँ दोस्तों, भारत के पूर्व नौसैनिकों की सजा मामले में नरम पड़ गया कतर। क्या प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति रंग ला रही है, बताएंगे विस्तार से आपको ये बात, साथ ही साथ बताएंगे जहां पर दोस्तों सबसे बड़ी खबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर कर दी मोदी जी की जमकर तारीफ। दोस्तों कह दिया कि मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता। जी हाँ, ये दोस्तों किसी और ने नहीं, खुद पुतिन ने ये बात कही है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही साथ क्या संसद में फिर कोई बहुत बड़ा फैसला लेगी मोदी सरकार, लोकसभा में सभी सांसदों को हाजिर रहने का दे दिया बड़ा आदेश, और मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर भी सबसे बड़ा अपडेट आपको देंगे। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, और भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान में एक एक कर मारे जा रहे भारत के दुश्मन, जिस पर आया मोदी सरकार का रिएक्शन। बता दें, पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों द्वारा कई खूंखार आतंकवादियों को मार डाला गया। इस पर भारत सरकार की ओर से गुरुवार को प्रतिक्रिया सामने आई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जो लोग भारतीय अधिकारियों द्वारा वांटेड हैं और उन्हें यहां आना चाहिए और कानूनी व्यवस्था का सामना करना चाहिए, वो पाकिस्तान में वांटेड आतंकवादियों की मौत पर टिप्पणी नहीं कर सकते। जी हाँ, अरिंदम बागची ने कहा कि जो लोग भारत में आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों के लिए वांटेड है, हम चाहेंगे कि वे भारत आएं और हमारी कानूनी प्रणाली का सामना करें। मैं पाकिस्तान में हो रही घटना पर टिप्पणी नहीं कर सकता। जी हाँ, दरअसल पिछले कुछ समय में अज्ञात हमलावरों द्वारा पाकिस्तान में कई खूंखार आतंकियों को मारा गया है। हाल ही में पाकिस्तान के कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी हंजला अदनान को मार डाला। दोस्तों जितने भी आतंकियों को मारा गया है, हमने एक भी आतंकी आपसे शेयर ना किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने हर एक की खबर आपको बताई है दोस्तों, जितने भी आतंकी मारे गए हैं, जो रेगुलर हमारे खबर से जुड़े रहते हैं उनको पता होगा। बहरहाल दोस्तों, अब इस पर भारत सरकार ने जिस प्रकार से कहा है कि जितने भी भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी हैं उनको भारत आना चाहिए और यहाँ पर कानूनी प्रणाली के तहत केस लड़ना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जिस प्रकार से मारे जा रहे हैं उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। ऐसे में सरकार के इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन जो भी है, जो भी अज्ञात लोग हैं दोस्तों जिन्होंने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को मारा है, कहीं ना कहीं क्या ये भारत के लिए न्याय है या फिर इसको अलग तरीके से देखा जाना चाहिए? आपकी जो भी इच्छा हो दोस्तों बताइएगा जरूर कमेंट में। अगली खबर की बात करें, जहां पीएम मोदी की मुलाकात का असर, कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिकों से मिले राजनयिक। बता दें, कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व नौसेना के अफसरों से भारतीय राजनयिक ने मुलाकात की है। भारतीय राजनयिकों ने इन लोगों से मुलाकात की है और उनके केस के बारे में जानकारी दी है। खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी की दुबई में यूएन क्लाइमेट समिट से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कतर के शासक से मांग की थी कि भारतीय कैदियों से राजनयिकों को मिलने की परमिशन दी जाए। इस मांग के बाद ही ये मंजूरी दी गई और अब राजनयिक ने उन पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की जो कतर की जेल में बंद हैं। इस मुलाकात को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी और कतर के शेख तमीम बिन हमाद के बीच मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच कई मसलों पर बात हुई। इसके अलावा भारतीय समुदाय के हितों को लेकर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे राजनयिक को काउंसलर एक्सेस मिल गई है और उन्होंने 3 दिसंबर को जेल में बंद सभी 8 पूर्व राजनयिकों से मुलाकात की है। भारत की ओर से अपील किए जाने के सवाल पर बागची ने कहा कि अब तक इस मामले में 2 सुनवाइयां हो चुकी हैं, अगली भी जल्दी ही होगी। हम पूरी कानूनी मदद कर रहे हैं। ये एक संवेदनशील मसला है, बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है। हम जो भी कर सकते हैं वो अवश्य करेंगे। जी हाँ, माना यह जा रहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के दखल के बाद ही भारतीय राजनयिकों को कतर की जेल में बंद पूर्व नौसैनिकों से मिलने की परमिशन मिली। कतर, यूएई, सऊदी अरबिया समेत कई मुस्लिम देशों से पीएम नरेंद्र मोदी के दौर में संबंध सुधरे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके दखल के चलते ही राजनयिक को पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात का मौका मिला है। कतर ने आरोप लगाया है कि इन लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी के लिए काम कर रहे थे, ऐसा कतर का कहना है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये मोदी नीति का ही फल है कि इन नीति के आगे कतर को झुकना ही पड़ेगा, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और मोदी है तो हर चीज
चीज मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें जहां सबसे बड़ी खबर, व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मोदी को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। बता दें भारत और रशिया की दोस्ती कई दशकों पुरानी है। दोनों देश कई बार एक दूसरे की मदद कर चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी कर चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि मोदी को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध के बावजूद भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने का संदर्भ देते हुए कहा कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि रूस और भारत के बीच सभी क्षेत्रों में संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं और इसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली नीति है। पुतिन ने बांटे सेंट पीटर्सबर्ग में रूस कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान कही। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कार्यक्रम में आगे कहा कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि मोदी को भारतीय हित और भारत लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने या फैसला लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। ऐसा दबाव है, मैं जानता हूं। हालांकि मैं कभी उनसे इस बारे में बात नहीं करता, सिर्फ बाहर से देखता हूं कि क्या हो रहा है। कभी कभी भारतीय लोगों की सुरक्षा पर उनके सख्त रूप से मैं आश्चर्यचकित भी हो जाता हूं। बता दें कि रशिया और यूक्रेन के बीच लगभग 2 साल से युद्ध जारी है। युद्ध के शुरू होने के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रशिया पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके बाद भी भारत ने रशिया से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि मोदी को बस डराया या धमकाया नहीं जा सकता, अगर आप भी मानते हैं कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एकदम पते की बात कही है, तो दोस्तों थैंक यू व्लादिमीर पुतिन कहना मत भूलिएगा। और आप लोग पुतिन को किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर श्रीलंकाई नौसेना ने 21 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। बता दें श्रीलंकाई जल क्षेत्र में कथित रूप से प्रवेश कर मछली पकड़ने के आरोप में कम से कम 21 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया तथा उनकी 4 नौकाओं को जब्त भी कर लिया गया। श्रीलंका की नौसेना ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मन्नार और कोली वन के पूर्वोत्तर जल क्षेत्र में बुधवार को भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। नौसेना ने कहा कि 2023 में उन्होंने श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में 195 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को कथित रूप से पार करने और श्रीलंकाई जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में भारतीय मछुआरों को अक्सर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मुफलिसी में दूध, दवा, अंडे देता है अपना भारत, लेकिन फिर भी मछली पकड़ने को लेकर ऐसा क्यों करता है श्रीलंका। आपको बता दें कि भारत पड़ोसी देशों के लिए हमेशा उदार रहा है। बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान, भूटान या फिर मालदीव और श्रीलंका, पड़ोसियों की मदद करना भारत का स्वभाव रहा है। भारत का हमेशा से ये नेचर रहा है। लेकिन जब समुद्री मछली पकड़ने के नाम पर जल सीमा का अतिक्रमण करने के आरोप में भारतीय मछुआरों को निशाना बनाते हुए बार बार गिरफ्तार किया जाता है, ऐसे में सवाल उठता है कि जब मुफलिसी के दौर में कोलंबो की सरकार को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब भारत ने आगे बढ़कर श्रीलंका की लड़खड़ाती इकोनॉमी को सहारा देने के लिए उसका हाथ थामा था। श्रीलंकाई जल क्षेत्र में कथित रूप से प्रवेश कर मछली पकड़ने के आरोप में कम से कम 21 भारतीय मछुआरों को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया था तथा उनकी 4 नौकाओं को जब्त कर लिया गया, श्रीलंका की नौसेना ने यह जानकारी देते हुए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है दोस्तों कि आखिर ये समस्याएं कब दूर होंगी। आखिर श्रीलंका ऐसा करता क्यों है? इसकी एक संभावित वजह यह भी हो सकती है कि संभव है कि चीन से उसे ऐसा करने के लिए उकसाया जाता हो। हर बार कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद इन कैदियों की समीक्षा होती है और उन्हें समय समय पर रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों एक वजह और भी हम आपको बता दें जो कोई नहीं आपको बताएगा, भारत और श्रीलंका के बीच समंदर में मछली पकड़ने को लेकर अक्सर तनाव रहता है। आए दिन मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना गिरफ्तार कर लेती है, यहाँ तक कि हमारे भारतीय मछुआरों पर हमला भी किया जाता है। तमिलनाडु की सरकार कई बार इस मसले को भारत सरकार के सामने भी उठा चुकी है। इस विवाद के केंद्र में जमीन का वो कीमती टुकड़ा भी है जिसे इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट में दिया। अब मोदी सरकार से उसे वापस लेने की मांग बार बार हो रही है और वो जगह है कच्चा तीवू द्वीप जिसे श्रीलंका से वापस लेने की मांग उठी है, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका को बार बार भारत ही सहारा देता है, लेकिन भारत के ही मछुआरों को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों इस पर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, और जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई इस मुद्दे पर अपनी राय रख सके। और सामने दोस्तों लाइक का बटन होगा, प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। अगली खबर की बात करें जहां खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने दी थी संसद पर हमले की धमकी, अब भारत सरकार ने दिया करारा जवाब। बता दे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पिछले कुछ समय में भारत के खिलाफ लगातार जहर उगला है। उसने 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हमले की धमकी दी है। पन्नू की गीदड़ भभकी पर भारत सरकार ने करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि कनाडाई और अमेरिका के अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया गया है। वहीं पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की हत्याओं पर बागची ने कहा कि भारत चाहेगा कि जो लोग यहाँ वांछित हैं उन्हें हमारी कानूनी व्यवस्था का सामना करना पड़े। पन्नू ने हाल ही में कथित तौर पर भारत की संसद पर हमला करने
करने की धमकी दी है। इस पर बागची ने कहा कि सरकार इन खतरों को गंभीरता से लेती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम धमकियों को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई नहीं करना चाहते जो धमकियां देते हैं और बहुत अधिक कवरेज प्राप्त करते हैं। हमने इस मामले को अमेरिका और कनाडाई अधिकारियों के सामने भी उठाया है। चरमपंथी और आतंकवादियों की प्रवृत्ति किसी मुद्दे पर मीडिया कवरेज चाहने की होती है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पन्नू जो बार बार धमकी देता है वो धमकी नहीं बल्कि गीदड़ भभकी है और वो सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए, पब्लिसिटी गेन करने के लिए ऐसा करता है ताकि हर किसी का ध्यान उसकी तरफ रहे और उसकी औकात ऐसी नहीं है कि वो कुछ भी कर सके, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है पन्नू वाले मुद्दे पर। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी बता दें कि खालिस्तानी पन्नू के लिए भारत की आलोचना करने लगा अमेरिकी सांसद, देने लगा भारत जैसे देश को ही लोकतंत्र का ज्ञान। जी हाँ, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश अगर लोकतंत्र के मायने में कोई है तो वो है भारत, और भारत जैसे ही देश को अगर कोई लोकतंत्र का ज्ञान देने लगे तो वाकई में अगर आप उपहास उड़ाएंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। आपको बता दें अमेरिका के सांसद अब खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ आ गए हैं। न्यूयॉर्क में सिख फॉर जस्टिस के सिख अलगाववादी नेता पन्नू की हत्या की साजिश में एक भारतीय अधिकारी के शामिल होने के आरोपों के बाद अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने भारत की आलोचना की है। पन्नू को भारत ने आतंकी घोषित किया हुआ है। पिछले कुछ समय से वो लगातार भारत को धमकाता आ रहा है। अमेरिकी अभियोजकों ने उस व्यक्ति से एक भारतीय अधिकारी का संबंध बताया है जिस पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया है। बता दें अमेरिकी समिति के सांसद बेन कार्डी ने कहा कि हमने न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश को रचने में भारत सरकार के अधिकारी के शामिल होने के आरोपों के बारे में सुना। उन्होंने कहा कि कनाडाई अलगाववादी सिख नेता की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोपों के बाद दोबारा इस तरह के आरोप सामने आए हैं। साल की शुरुआत में भारत सरकार ने दोनों चरमपंथी समूह के नेता के आतंकवादी करार दिया था। डेमोक्रेटिक सांसद ने टिम काइन ने कार्यक्रम में कहा कि हम अक्सर कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हम ये एक सम्मानित लोकतंत्र का व्यवहार नहीं है। यानी कि दोस्तों भारत को ही लोकतंत्र का ज्ञान देने लगा है अमेरिका। दोस्तों इस पर आपकी राय क्या होगी बताएगा जरूर। एक और खबर की बात करें जहां पंजाब के सादिकाबाद जिले में अज्ञात लोगों द्वारा गैस पाइपलाइन को नष्ट करने के कारण बलूचिस्तान से पंजाब तक गैस की आपूर्ति बंद कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इस गैस पाइपलाइन को नष्ट किसने किया, अज्ञात लोगों ने किया है। दोस्तों इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वाले पंजाब के सादिकाबाद जिले में अज्ञात लोगों द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया है जिसके बाद बलूचिस्तान से पंजाब तक गैस की आपूर्ति बंद कर दी गई। अगली खबर की बात करें जहां मालदीव के राष्ट्रपति की भारत विरोधी बयानबाजी हुई बंद, आखिर कैसे लाइन पर आए चीन समर्थक। मुइज्जू बता दें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत विरोधी बयानबाजी अब थम गई है। उन्होंने भारत और मालदीव के बीच एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने पर भी सहमति दे दी है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाएगी और स्थिरता प्रदान करेगी। इस समिति को गठित करने का फैसला शुक्रवार को दुबई में COP28 बैठक के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बीच पहली बैठक के दौरान लिया गया था। इससे पहले तक मुइज्जू लगातार भारत विरोधी लाइन पर चलते नजर आ रहे थे। मालदीव के राष्ट्रपति पद के लिए उनका पूरा चुनाव प्रचार भारत विरोध पर ही केंद्रित था। उन्होंने प्रचार के दौरान से लेकर चुनाव में जीत मिलने और राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण तक हर मौके पर भारत विरोधी बयानबाजी की थी। मुइज्जू ने ही चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया आउट का नारा दिया था। जी हाँ, मालदीव का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति मुइज्जू का अपने देश में एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मुइज्जू का अपने सहयोगी और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के साथ मतभेद हो गया है। यामीन को मुख्य रूप से भारत विरोधी और चीन समर्थक नेता माना जाता है। अगली खबर की बात करें जहां पर साबित हो गया मिडल ईस्ट से छूट गई है अमेरिका की पकड़। एयरक्राफ्ट की सलामी के साथ यूएई ने किया रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अपने देश में भव्य स्वागत। बता दें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अबू धाबी पहुंचे थे। यूक्रेन युद्ध के बाद मध्य पूर्व की पुतिन की यह पहली यात्रा है। इस दौरान पुतिन का लड़ाकू विमानों, ऊंट, घुड़सवार सेना और बंदूक की सलामी के साथ भव्य स्वागत किया गया। अपने भव्य स्वागत के दौरान रूसी राष्ट्रपति जो पश्चिम की हाशिए की नौटंकियों का सामना कर रहे थे उनके साथ विशिष्ट रूसी फ्लैंकर्स Su-35S थे, जहां लड़ाकू विमानों को अबू धाबी के आसमान में रूसी ध्वज के रंगों को दिखाते हुए देखा गया। विशेष रूप से पुतिन की नवीनतम यात्रा चीन की राष्ट्रीय राजधानी बीजिंग में उतरने के लगभग 2 महीने बाद हुई, जहां उन्होंने अपने दोस्त शी जिनपिंग से मुलाकात की। अपनी चर्चा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने रक्षा और व्यापार से संबंधित कई समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब दोस्तों व्लादिमीर पुतिन की यात्रा इस तथ्य के बीच महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि पश्चिम पिछले साल फरवरी में यूक्रेन के खिलाफ क्रूर युद्ध शुरू करने के लिए दंडात्मक उपाय के तहत रशिया और राष्ट्रपति पुतिन को अलग थलग करने का लगातार प्रयास कर रहा है। जी हाँ, इससे एक चीज तो क्लियर हो चुका है दोस्तों कि वाकई में मिडल ईस्ट से अमेरिका की पकड़ छूट चुकी है। अगली खबर की बात करें जहां भारत के बालाकोट वाले बम ने गाजा में मचाया कोहराम, चुन चुन कर मारे जा रहे हमास के आतंकी। जी हाँ, भारत ने बालाकोट स्ट्राइक में इस्तेमाल किए थे
जो बम अब गाजा पर गिर रहा इजराइल। बता दें इजराइल ने हमास के नियंत्रण वाले गाजा को कब्रगाह में बदल दिया है। पूरा गाजा उजड़ा हुआ नजर आ रहा है, हर तरफ इमारतों के मलबे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना अब दक्षिणी गाजा की ओर से तेजी से बढ़ रही है। ये इलाका उत्तरी गाजा की तुलना में ज्यादा घनी आबादी वाला है। ऐसे में इजरायली सेना इन इलाकों में सटीक मार करने वाले स्पाइस 2000 बम को गिरा रही है। स्पाइस 2000 एक गाइडेड बम है जिसे स्मार्ट सटीकता के साथ हमला करने वाला कम लागत का हथियार बताया जाता है। स्पाइस का फुल फॉर्म भी है स्मार्ट प्रिसाइज इंपैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। इस बम से इजरायली सेना आबादी के बीच सटीकता से अपने लक्ष्य पर निशाना साध रही है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां आतंकी हमले में घायल पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी हुए शहीद। पत्नी बोली, मेरा बच्चा जन्म होने से पहले ही अनाथ हो गया। जी हां, श्रीनगर में अक्टूबर महीने के दौरान आतंकियों की गोली का शिकार बने पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी की गुरुवार को एम्स में मृत्यु हो गई। इंस्पेक्टर मसरूर क्रिकेट खेलते समय लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी की गोली का शिकार हो गए थे। वो गंभीर रूप से घायल थे। उनका इलाज एम्स में चल रहा था, लेकिन मेडिकल टीम की लाख कोशिशों के बावजूद उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी गर्भवती है। उनका कहना है कि उनका बच्चा जन्म से पहले ही अनाथ हो गया। इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी के पिता भी पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं। ऐसे में दोस्तों वाकई में बड़ा ही दुखद खबर थी ये। आप लोग श्रद्धांजलि उनको अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारतीय दूतावास की शरण में पहुंचा गुलाम हैदर, पाकिस्तानी सीमा को लौटाने की लगाई गुहार। क्या मानेगी मोदी सरकार? बता दें गुलाम सीमा के साथ ही अपने बच्चों के लिए पाकिस्तान में लड़ाई लड़ रहा है। गुलाम ने अपने वकील रोशन अजीज के साथ पिछले दिनों भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही उसने सभी जरूरी कागज भी उच्चायोग को सौंप दिए हैं। गुलाम ने भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों से गुहार लगाई है कि उसके बच्चों को देश वापस भेजा जाए। इससे पहले गुलाम ने इस्लामाबाद स्थित सुप्रीम कोर्ट में भी सीमा को वापस भेजने की गुहार लगाई थी। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अग्नि फर्स्ट मिसाइल का हुआ सफल ट्रेनिंग लॉन्च। साथ ले जा सकती है 1000 किलो का परमाणु हथियार। बता दें मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का ट्रेनिंग लॉन्च गुरुवार को सफलतापूर्वक किया गया। रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का प्रशिक्षण प्रक्षेपण सफलता से किया गया। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किए गए इस ट्रेनिंग लॉन्च ने सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया। जी हां, बता दें कि अग्नि 1 मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक की है। इस मिसाइल का भार 12 टन है और ये 1000 किलो के परमाणु हथियार को अपने साथ कैरी कर सकता है। अगली खबर की बात करें, जहां शी जिनपिंग 12 से 13 दिसंबर को करेंगे हनोई का दौरा। वियतनाम अमेरिका के बीच नजदीकियों को लेकर बेचैनी। बता दें द्विपक्षीय संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वियतनाम का दौरा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की हनोई के यात्रा के बाद से ही अमेरिका वियतनाम के संबंधों में मजबूती आई है, जिसके बाद से ही चीन खासा बेचैन दिखाई दे रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगले सप्ताह राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही वियतनाम के दौरे पर होंगे। बता दें कि 6 साल में शी जिनपिंग की ये पहली यात्रा है। हनोई और बीजिंग के बीच दक्षिण चीन सागर पर खटास के चलते अमेरिका के साथ वियतनाम का नजदीकियां बढ़ा है। इस बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि 12 और 13 दिसंबर को राष्ट्रपति हनोई का दौरा करेंगे। जी हां, अगली खबर बता दें, जहां रूसी सेना में भर्ती के लिए भेजे जा रहे नेपाली गोरखा यूक्रेन में लड़ रहे जंग। 12 तस्कर हुए गिरफ्तार। बता दें नेपाल पुलिस ने एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह लोगों को मजबूर कर रशिया भेज रहा था ताकि वे यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना के साथ लड़ सकें। पुलिस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रूसी सेना में भर्ती के लिए नेपाली नागरिकों बोले तो गोरखा को कथित तौर पर अवैध रूप से रशिया भेजने में संलिप्त गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उसके सभी 12 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए 10 लोगों पर यात्रा वीजा का वादा करके बेरोजगार युवाओं से बड़ी रकम वसूलने का आरोप है। बाद में वे लोगों को रूसी सेना में अवैध भर्ती के लिए मजबूर करते थे। काठमांडू की जिला पुलिस ने कहा कि रूसी सेना में भर्ती कराने के लिए गिरोह विजिट वीजा तथा अन्य दस्तावेजों की व्यवस्था करने के लिए हर व्यक्ति से 7 लाख से 11 लाख रुपए तक लेता था। जी हां, अगली खबर बता दें, जहां पर अमेरिका ने बिगाड़ा सऊदी अरबिया का खेल, भारत के लिए होगा फायदे का सौदा। बता दें तेल उत्पादक देशों ओपेक का अहम सदस्य सऊदी अरबिया अमेरिका के बढ़े तेल उत्पादन को लेकर परेशान हो गया है और अपने तेल की मांग बढ़ाने के लिए ऐसे उपाय करने को मजबूर है जो उसके लिए घाटे का सौदा है। अमेरिका पिछले कई महीनों से सऊदी अरब से तेल उत्पादन बढ़ाने की गुहार कर रहा था, लेकिन सऊदी अरबिया ने उसकी एक बात नहीं मानी, जिसके बाद खुद अमेरिका ने अपना तेल उत्पादन बढ़ा दिया है। इससे परेशान सऊदी अरबिया मजबूरन अपने तेल की मांग बढ़ाने के लिए एशिया में तेल की कीमतों में कटौती कर रहा है। अरामको ने जनवरी में एशिया में बेचे जाने वाले अपने कच्चे तेल अरब लाइट क्रूड की कीमत 50 सेंट से घटाकर $3.5 प्रति बैरल कर दी है। जून के बाद पहली बार अरामको ने अपनी तेल कीमत में इतनी कटौती की, जिससे भारत
को वाकई में दोस्तों बम्पर फायदा होने वाला है। अगली खबर की बात करें, जहां चीन जा रहे रूसी विमान में अचानक हुआ बड़ा विस्फोट, आसमान में दिखा खौफनाक मंजर। आखिर क्या थी वजह बता दें। चीन जा रहे रूसी मालवाहक विमान में अचानक आग लग गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट की माने तो मॉस्को से 5600 किलोमीटर पूर्व में बुरातिया क्षेत्र में उड़ान उड़े हवाई अड्डे के कथित तौर पर उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद इस रूसी मालवाहक विमान में विस्फोट हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो इंजन में विस्फोट होने के बाद Tu-204 हवाई जहाज में आग की लपटें दिखाई देने लगी। हालांकि पायलट उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद आपातकालीन लैंडिंग करने में सफल रहा। अगली खबर बता दें, जहां रूस में राष्ट्रपति चुनाव 2024 की तारीखों का हुआ ऐलान। आखिर क्यों पुतिन की जीत है लगभग तय, बता दें। रूस के सांसदों ने बुधवार को देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने की तारीख 17 मार्च 2024 तय की है। हालांकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 71 वर्ष के हैं। उन्होंने अभी तक चुनाव लड़ने के अपने इरादे की घोषणा नहीं की है, लेकिन चुनाव की तारीख तय होने के साथ उनके आगामी दिनों में ऐसा करने की उम्मीद है। रशिया की राजनीति प्रणाली पर कड़ी पकड़ बनाए रखने के साथ पुतिन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। चुनाव में उन्हें चुनौती देने वाले उनके संभावित आलोचक या तो जेल में बंद है या विदेश में रह रहे हैं, और ज्यादातर स्वतंत्र मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर क्या संसद में फिर कोई बड़ा फैसला लेगी मोदी सरकार। लोकसभा में सभी सांसदों को हाजिर रहने का दिया आदेश। बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है। बीते बुधवार को लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर चर्चा हुई। इस शीतकालीन सत्र के बीच खबर आ रही है कि भाजपा एक बार फिर से संसद में कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने सांसदों को संदेश भी भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अपने सभी वर्तमान सांसदों को 8 दिसंबर 2023 यानी शुक्रवार के दिन सदन में उपस्थित रहने के लिए लाइन व्हिप जारी किया है। सूत्रों की माने तो यह व्हिप काफी अहम माना जा रहा है। खबर है कि 8 दिसंबर को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में किन्हीं बहुत ही महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा की जाएगी। जी हाँ, एक और खबर की बात करते हैं। 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों पर अभी तक नहीं बनी सहमति, आज पर्यवेक्षक चुनेगी बीजेपी। बता दें, भारतीय जनता पार्टी अभी भी तक हाल ही में जीते 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला नहीं ले पाई है। भगवा पार्टी सीएम के लिए अंतिम नामों के चयन पर काम कर रही है। दरअसल भाजपा ने इन चुनाव में तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। पार्टी ने इन चुनाव में भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखा था। गौरतलब है कि भाजपा ने हाल के विधानसभा चुनाव में जहां मध्य प्रदेश की सत्ता बरकरार रखी थी, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ उसने कांग्रेस से छीन लिया था। जी हाँ, आमतौर पर भाजपा संसदीय बोर्ड में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगती और फिर विधायक दल की बैठक में नेता के चयन की औपचारिकता पूरी की जाती है। विधायक दल की बैठक से पहले पार्टी की ओर से चुनावी राज्यों में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होती है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पार्टी अंतिम रूप से नाम चुनने के लिए आज तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी। जी हाँ, और ये माना जाता है कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए संभावितों की सूची में मुट्ठी भर से अधिक नाम शामिल हैं। बहरहाल दोस्तों, इन तीनों राज्यों में किस किस को सीएम बनाया जाना चाहिए आपके हिसाब से कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और राजस्थान की बात करें तो बालक नाथ या फिर वसुंधरा राजे किसको सीएम बनाया जाना चाहिए दोस्तों आपके हिसाब से बताना मत भूलिएगा, क्योंकि एक तरफ अमित शाह जी से मिले बालक नाथ तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। आखिर कौन बैठेगा राजस्थान सीएम की गद्दी पर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपकी राय हम जानना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।